वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलटकर मत देखना। वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। दोस्तों, मेरा नाम किशन है और ये घटना 15 जून 2024 की है। उस दिन मुझे अपने ऑफिस के काम से दावेका स्टेशन जाना था। दावेका एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो दो बड़े शहरों के बीच में पड़ता है। पुराना, जर्जर और अजीब सी उदासी से भरा हुआ। मैं दोपहर 12 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर निकला। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। 3 किलोमीटर तक सिर्फ खेत दिखे। फिर एक पुराना सा जंगल आया और उस जंगल के बीचों बीच था दावेका स्टेशन। जैसे ही मैं स्टेशन के गेट के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी गंध आई। ऐसी गंध जैसे पुरानी लकड़ी सड़ रही हो, बासी फूल मुरझा रहे हो और कहीं दूर से जलती हुई रबर की गंध आ रही हो। मैंने बाइक रोकी और गेट के अंदर झांका। स्टेशन वाकई में वीरान लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 यात्री थे। एक बूढ़ा कुली एक ट्रक पर सामान लाद रहा था और स्टेशन मास्टर का कमरा, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, उसमें से धुआं सा उठ रहा था। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और सीधे स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर चल दिया। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक भारी आवाज आई, आ जाओ। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र शायद 70 के पार होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धंसी हुई थीं और होंठ सूखे हुए थे। उसने मुझे देखा और बिना पूछे ही बोला, तुम्हारा नाम किशन है ना? तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। मैं चौंका। हाँ, मैं किशन हूं। आप? मैं राम सिंह, स्टेशन मास्टर, 30 साल से यहां हूं। उसने एक पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो, तुम्हें रिकॉर्ड चाहिए ना? मैंने कहा, जी, और बैठ गया। कमरे में अजीब सी बदबू थी, मानो कोई चीज सड़ रही हो। एक पुरानी पंखा छत से लटक रहा था जो धीरे धीरे घूम रहा था और हर घूमने पर एक अजीब सी चरचराहट की आवाज करता था, जैसे कोई जानवर चरखी काट रहा हो। राम सिंह ने एक अलमारी खोली जिसके ताले जंग लगे हुए थे। उसमें से उसने मोटी मोटी फाइलें निकाली। ये लो, 1920 से लेकर आज तक का सारा रिकॉर्ड। मैंने फाइलें लीं और एक मेज पर रखकर खोलनी शुरू की। पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ पर दीमक लग गई थी और कुछ पर धब्बे थे जो शायद पानी गिरने से बने थे। 2 घंटे बीत गए। मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था। तभी मेरी नजर एक विशेष पेज पर पड़ी। दिनांक 15 जून 1924। घटना, आज रात 8:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 के वेटिंग रूम में एक महिला गर्भवती की मृत्यु हो गई। महिला का नाम गौरी देवी। मृत्यु का कारण प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, शिशु भी जीवित नहीं बचा। मैंने आगे पढ़ा। महिला के पति श्री रामनाथ, रेलवे इंजीनियर, मौजूद थे। वे टूट गए। रात भर शव के पास बैठे रहे। सुबह शव को ले जाया गया, पर इसके बाद कुछ अजीब था। अगले पन्ने पर लिखा था, 16 जून 1924। रात की घटना के बाद से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। कर्मचारियों ने एक औरत के रोने की आवाज सुनने की शिकायत की है। वेटिंग रूम का दरवाजा रात में अपने आप खुलता बंद होता है। और फिर एक और पेज, 30 जून 1924। स्टेशन मास्टर श्री वर्मा ने बताया कि उन्होंने स्वयं एक सफेद साड़ी पहने औरत को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखा है। औरत रो रही थी और उसकी गोद में एक शिशु था। जैसे ही वे नजदीक गए, औरत गायब हो गई। मैंने राम सिंह की तरफ देखा। ये एंट्री, ये सच है? राम सिंह ने गहरी सांस ली। हर शब्द सच है बेटा। और तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? मैंने कहा, 15 जून। हाँ, और साल 2024। राम सिंह ने अपनी आंखें बंद की। 100 साल बाद आज उसकी मृत्यु की 100वीं बरसी है। मुझे कमरे का तापमान अचानक गिरा हुआ लगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आपका मतलब? मेरा मतलब है कि आज का दिन सबसे खतरनाक है। 100 साल में एक बार आज की रात वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, राम सिंह ने कहा और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने पूछा, वो कौन है? गौरी, वो औरत जो 100 साल पहले इसी स्टेशन पर मरी। पर वो मरी नहीं, वो यहीं रह गई। हम उसे दावेका की रोने वाली मां कहते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की। ये सब अंधविश्वास है। राम सिंह ने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। शाम को 6 बजे स्टेशन बंद हो जाएगा। सारे कर्मचारी चले जाएंगे।
तुम्हारी आखिरी ट्रेन शाम 4:30 बजे आती है। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। तुम्हें उस ट्रेन से निकल जाना चाहिए। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने कहा। तो फिर तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, रात में प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास मत जाना। वेटिंग रूम में तो बिल्कुल मत जाना। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं वापस रिकॉर्ड चेक करने लगा। शाम के 4 बजे तक मेरा काम लगभग पूरा हो गया था। मैंने ट्रेन का इंतजार करने का फैसला किया। शाम के 4:30 बजे ट्रेन आई। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा था। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी। मैंने सामान उठाया और ट्रेन की ओर बढ़ा। तभी अचानक मेरा फोन बजा। मेरे बॉस का फोन था। किशन, तुम्हें वहीं रुकना पड़ेगा, हमें और डेटा चाहिए। कल सुबह की पहली ट्रेन से आ जाना। मैं हैरान रह गया। पर सर, यहां कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर तुम्हें ठहरा देगा। बाएं। कॉल कट गई। ट्रेन चल दी। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया। राम सिंह मेरे पास आया। तो फैसला हो गया, तुम यहीं रुकोगे। मेरे कमरे के पीछे एक छोटा सा कमरा है, तुम वहां रह सकते हो, मैंने कहा। धन्यवाद। शाम के 6 बजे स्टेशन बंद हो गया। सारे कर्मचारी चले गए। राम सिंह भी जाने लगा। मैं सुबह 5 बजे आऊंगा, तब तक तुम यहीं रहो, बाहर मत निकलना। खासकर रात 12 बजे के बाद तो बिल्कुल मत निकलना। तभी मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उसका समय होता है और आज वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। ये कहकर राम सिंह चला गया। मैं अकेला रह गया। शाम के 7 बजे तक सब कुछ ठीक था। मैंने अपना काम किया, खाना खाया जो मैं लाया था, और फिर सोने की तैयारी करने लगा। रात के 9 बजे बाहर घना अंधेरा था। स्टेशन पर सिर्फ 2 लैंप जल रहे थे, जिनकी रोशनी बहुत मध्यम थी। हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे कोई खटखटा रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिख रहा था। वहां भी एक लैंप जल रहा था, पर वो टिमटिमा रहा था, जैसे कोई उसे बार बार छू रहा हो। तभी मैंने एक आवाज सुनी। बिल्कुल साफ आवाज थी, औरत के रोने की आवाज, मानो कोई दिल तोड़कर रो रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई औरत स्टेशन के बाहर होगी, पर आवाज साफ अंदर से आ रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से। मैंने खिड़की बंद कर दी, पर आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। अब वो सिर्फ रोने की आवाज नहीं थी, वो एक गाने जैसी थी। मेरा लाल, मेरा लाल, कहाँ गया मेरा लाल? माँ की गोद, माँ की बाहें खाली हैं आज लाल। गाना इतना दर्द भरा था कि मेरा दिल भर आया, पर साथ ही डर भी लगा। ये आवाज कहां से आ रही थी? रात के 10 बजे आवाज बंद हो गई। अचानक शांति छा गई। ये शांति रोने की आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने फैसला किया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा, शायद कोई औरत मुसीबत में है। मैंने टॉर्च उठाया और दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। तापमान इतना गिर गया था कि मेरे सांस से धुआं निकलने लगा। ये जून का महीना था, ऐसी ठंड असंभव थी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर चल दिया। मेरे कदमों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ कागज उड़ रहे थे, पुराने टिकट, पुराने रसीदें। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचकर मैं रुका। वहां वो पुराना वेटिंग रूम था। उसका दरवाजा बंद था, पर खिड़की से अंदर रोशनी आ रही थी, केरोसिन लैंप की रोशनी। पर सवाल ये था, लैंप किसने जलाया? स्टेशन तो बंद था, कोई नहीं था। मैं दरवाजे के पास गया। तभी मैंने फिर वही आवाज सुनी, अब बिल्कुल साफ। सो जा बेटा, सो जा रे, मां तेरे पास है। सो जा बेटा, सो जा रे। काली रात डरावनी है। आवाज वेटिंग रूम के अंदर से आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? गाना बंद हो गया, पूरी शांति। फिर एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। आवाज इतनी मीठी थी, इतनी कोमल थी कि मैं भ्रमित हो गया। मैंने दरवाजा खोला। अंदर वो बेंच थी जिसके बारे में रिकॉर्ड में पढ़ा था, और उस पर एक औरत बैठी थी। मैंने कहा, माफ कीजिए, मैंने रोने की आवाज सुनी इसलिए। औरत ने कहा, कोई बात नहीं। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, पर बहुत पीला, जैसे कई दिनों से सूरज नहीं देखा हो। बैठ जाओ। मैं दूसरी बेंच पर बैठ गया। आप यहां अकेली हैं रात के समय? उसने कहा, मैं हमेशा यहां रहती हूं, और बच्चे को प्यार से झुलाने लगी। मेरा बच्चा, वो बीमार है,
डॉक्टर कहते हैं वो जीवित नहीं बचेगा। मेरे दिल में दया आ गई। मैं मदद कर सकता हूं, अस्पताल ले चलूं? उसने कहा। नहीं, और आंखें भर आईं। कोई मदद नहीं कर सकता, 100 साल से कोई नहीं कर पाया। मैंने पूछा, 100 साल? उसने मेरी तरफ देखा। आंखें अब अजीब लग रही थीं, बहुत गहरी, बहुत काली। हाँ, 100 साल। आज मेरी मृत्यु की 100वीं बरसी है। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं उठ खड़ा हुआ। आप गौरी हैं? उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कान आई। हाँ, और ये मेरा बच्चा है जो कभी जीवित नहीं रहा, जो इसी कमरे में मर गया, मेरी गोद में। मैं पीछे हटने लगा। मुझे जाना चाहिए। रुको, उसने कहा। आवाज अब बदल गई थी। अब कोमल नहीं थी, अब तीखी थी, कठोर थी। तुम यहां आए हो मेरे घर में, अब जाने से पहले एक काम करोगे? क्या काम? मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे बच्चे को देखो, उसने कहा। 100 साल में तुम पहले आदमी हो जो यहां आया है। उसे देखो और बताओ, क्या वो सुंदर नहीं है? उसने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और मैंने जो देखा उसे भूल पाना असंभव है। वो एक शिशु का शरीर था, पर वो सड़ा हुआ था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। होंठ गल चुके थे, दांत दिख रहे थे। त्वचा काली पड़ गई थी और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। पर सबसे डरावना था, वो हिल रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और उन खाली आंखों के गड्ढों से मेरी तरफ देखा। नहीं, मैं चिल्लाया। मैं दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बंद था। अब बंद था। पीछे से गौरी की हंसी सुनाई दी। वो हंसी, वो रोने जैसी थी। तुम कहां जाओगे? ये मेरा घर है और आज की रात मैं इसे छोड़ सकती हूं। 100 साल बाद आज मैं पूरे स्टेशन में घूम सकती हूं। मैंने दरवाजे पर जोर से प्रहार किया। लकड़ी मजबूत थी, नहीं टूटी। तुम मेरे साथ रहोगे, गौरी ने कहा। मैंने मुड़कर देखा। वो अब खड़ी थी और उसके हाथ में वो सड़ा हुआ शिशु था जो अब हिल-डुल रहा था। उसके मुंह से एक आवाज निकली कि जैसे कोई कीड़े चबा रहा हो। तुम्हारी गर्मी चाहिए मुझे, गौरी ने कहा और एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा डर, तुम्हारा जीवन, मेरे बच्चे के लिए। नहीं, मैं फिर चिल्लाया। मैंने खिड़की की तरफ देखा। शीशा टूटा हुआ था। मैं उसकी तरफ दौड़ा, पर तभी मेरे पैरों में कुछ लिपट गया। मैंने नीचे देखा। काले लंबे बाल जो फर्श से निकलकर मेरे पैरों में लिपट गए थे और वो बाल खींच रहे थे मुझे गौरी की तरफ। मैं जोर से छटपटाया। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। रोशनी बंद हो गई। अब सिर्फ लैंप की मध्यम रोशनी थी। गौरी अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम मेरे बच्चे के पिता बनोगे। 100 साल बाद मैं एक नया पिता ढूंढ रही हूं ताकि मेरा बच्चा जीवित हो सके। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून काले और मुड़े हुए थे और उन नाखूनों से कुछ काला तरल टपक रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं हार मान चुका था। तभी दूर से एक आवाज आई, घंटी की आवाज, और फिर राम सिंह की आवाज। गौरी, छोड़ दो उसे। मैंने आंखें खोली। दरवाजा टूटा हुआ था और राम सिंह खड़ा था, हाथ में एक पुरानी घंटी लिए हुए। वो घंटी बजा रहा था और हर बार बजने पर गौरी चिल्लाती थी। नहीं, उसे जाने मत दो, गौरी चिल्लाई। ये तुम्हारा समय नहीं है, राम सिंह ने कहा। 100 साल पूरे हुए, पर तुम्हें जाना होगा। गौरी रोने लगी। मेरा बच्चा अकेला रह जाएगा। राम सिंह ने एक छोटा सा बक्सा निकाला। ये लो, तुम्हारे बच्चे की अस्थियां, ये 100 साल से इस स्टेशन में दबी थीं। इन्हें ले जाओ और शांति से जाओ। गौरी ने बक्सा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू साफ थे, अब खून के आंसू नहीं थे। उसने कहा, धन्यवाद, और फिर वो धुंधली होने लगी। उसका शरीर पारदर्शी हो गया और वो शिशु भी। वो अब सड़ा हुआ नहीं था, एक सामान्य शिशु जैसा दिख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। और फिर वो गायब हो गए। राम सिंह ने मेरी तरफ देखा। तुम ठीक हो? मैं हाँफ रहा था। पर ये सब, राम सिंह ने कहा, 100 साल पहले गौरी की मृत्यु हुई थी, पर उसके बच्चे की अस्थियां कहीं खो गई थीं। बिना अस्थियों के वो शांति से नहीं जा सकती थी। मैंने पूरे स्टेशन में खोजा और आज इसी रात मुझे वो मिल गई। तभी मैंने पूछा, पर आप कैसे जानते थे? राम सिंह ने गहरी सांस ली। क्योंकि रामनाथ, गौरी का पति, वो मेरे दादा थे
और मुझे इस रात का इंतजार था, 100 साल का इंतजार। सुबह हो गई थी, पहली किरणें आ रही थीं। राम सिंह ने कहा, अब तुम जा सकते हो। वो शांत हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। मैंने दावे का स्टेशन छोड़ा, पर उस रात की यादें मेरे साथ रह गईं। आज भी जब कभी मैं रात में सोने जाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, और कभी कभी हवा में मुझे एक गाना सुनाई देता है, सो जा बेटा, सो जा रे, माँ तेरे पास नहीं है, सो जा बेटा, सो जा रे, अब तू शांति से सो जा। शायद वो मुझे विदा कह रही है, या शायद मुझे याद दिला रही है कि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान सुनसान जगहों से दूर रहें, क्योंकि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता।